नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का सेकंड यूनिट का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब कि पर्यावरण शिक्षा की विधियाँ। तो पिछले वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात की थी। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इसकी नीड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है आपका पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, मतलब हम क्या क्या विधियाँ फॉलो करते हैं, क्या क्या मेथड्स हम फॉलो करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो चारों पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और उन प्लेलिस्ट में जाके जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपको देखना है उस टॉपिक को आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उनका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से खुद से भी पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेहतर मार्क्स अचीव कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या हमसे कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। वहां पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हैं। तो आप इन सारी जगहों पे जुड़ना नहीं भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, और वो उनको जो भी क्वेरी रहती है, उनकी जो भी प्रश्न उनके रहते हैं वो ज़रूर पूछते हैं वहाँ पर लगातार। और इससे मतलब सबकी नॉलेज में सारी चीज़ें रहती हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप भी वहाँ पर जुड़िए और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करिए। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पे भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो इन सारी जगहों पे ज़रूर जुड़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट जब हम देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय क्या है किसका, पर्यावरण शिक्षा का। तो पिछले वीडियो में भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पर्यावरण शिक्षा क्या मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इस वीडियो में भी हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, मतलब हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं है। ठीक है, कि इसमें हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं करनी है, बल्कि छात्रों के व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। मतलब छात्र पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण को लेके, उनमें परिवर्तन लाना, उनके बिहेवियर को चेंज करना पर्यावरण के प्रति, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए परंपरागत चॉक और टॉक, मतलब जब आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, मतलब आपको ओरली या मतलब आपको वो जो भी चीज़ें समझाते हैं, जो भी चीज़ें सिखाते हैं, वो क्या रहती है, सिर्फ टॉक के माध्यम से होती है, या फिर वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इसके लिए परंपरागत चॉक और टॉक विधि के साथ साथ आधुनिक और छात्र केंद्रित विधियों का समन्वय आवश्यक है। इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिसमें आप शिक्षक, जो शिक्षार्थी होगा वो यहाँ पे होगा, वो सेंटर में होगा, और शिक्षार्थी को ही ध्यान में रख के हम सारी चीज़ें करेंगे। मतलब हम ज़्यादातर फोकस इसमें किस में करेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे, व्यवहारिक बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अर्थ क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो अर्थ है वो क्या है कि शिक्षण विधि वह मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। पर्यावरण शिक्षा में विधियाँ, तो विधियाँ हम जो फॉलो करते हैं वो क्या होती हैं, करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, और अनुभवजन्य मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित होती है। जो यहाँ पे हम जो भी मेथड्स फॉलो करेंगे ना, वो किस पे होंगी, वो मेनली फोकस होंगी किस पर,
वो होंगी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, मतलब करके सीखने के सिद्धांत पे काम करना है, या फिर एक्सपीरियंशियल, ठीक है, एक्सपीरियंस के माध्यम से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो ये इसकी मीनिंग है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ टीचर मेथड इज अ path teaching method is a path through which a teacher achieve their objective in environmental education. Methods are rooted in learning by doing and experiential learning. वही कि हमें करके सीखना या फिर अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति पे फोकस करना है। अब हम इसके डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन यहाँ पे इसकी नीड क्या है उस पर फोकस करते हैं कि नीड क्या है इसकी। तो आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हम समझते हैं कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। तो पिछले वीडियो में अभी हमने नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी थी, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब सक्रिय भागीदारी। तो छात्र निष्क्रिय श्रोता के बजाय सक्रिय खोजी बनते हैं। मतलब हम जब क्या करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मेन हम कहाँ पे फोकस करते हैं, हम छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति को अपनाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो श्रोता नहीं होता, वो सिर्फ सुनने वाला नहीं होता, वो क्या रहता है कि एक्टिव बन के चीज़ों को सीखता है, एक्टिवली उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, सीखता है जो भी टीचर उनको सिखाना चाहते हैं। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो पर्यावरण के प्रति तर्कपूर्ण सोच विकसित करना, मतलब कि बच्चों में सिर्फ ये नहीं कि बस सुन लिया या सीख लिया, ऐसा नहीं, उनमें एक साइंटिफिक आउटलुक मतलब आए, पर्यावरण के प्रति वो तार्किक बने, उनकी सोच जो है इस तरह से डेवलप हो कि वो जो है उनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिले। मूल्य निर्माण, वैल्यू क्रिएशन, तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना भी हमारा ये मेन इसका जो है मतलब आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इसकी नीड और इम्पोर्टेंस है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इन सारी चीज़ों को लिख के आएंगे। हाँ, याद रहे कि अगर आप कॉपी में सिर्फ ऐसे लिनियरली कोई चीज़ लिखेंगे, हम आपको किसी दिन कॉपी दिखाएंगे जो बच्चे लिख के आए हैं और फेल हैं या फिर उस पेपर में उनका बैक है, तो वो किस तरह से लिख के आए हैं, मतलब ऐसा ना जैसे कोई मतलब कुछ भी लिख दिए हैं, कहानी लिख टाइप से कुछ भी, कोई पॉइंट्स नहीं, कुछ नहीं। लिखने का एक तरीका होता है, जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो एग्ज़ाम कॉपी लिखते हैं तो आप सारी पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अगर पॉइंट वाइज आप करके बना के लिखेंगे ना, तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो आपको नंबर ना दे, नंबर डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत आप 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दीजिए अपने इस बीएड एग्ज़ाम को, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो अच्छा बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ प्रमुख जो विधियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम मेथड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारे मेथड्स को देखेंगे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग मेथड्स, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उनके बारे में अलग से वीडियो हम बना के आपको दे देंगे। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें पहला है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ठीक है। तो लेक्चर मेथड क्या है इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आगे इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लेक्चर मेथड है ना, ये सबसे पुरानी जो है शिक्षा प्रक्रिया है, या यह सबसे पुरानी और शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें हम शिक्षार्थी मतलब छात्र पर केंद्रित नहीं होते, इसमें किस पे केंद्रित रहते हैं, शिक्षक पर केंद्रित रहते हैं, जहां शिक्षक मौखिक रूप से विषय प्रस्तुत करता है, ठीक है। वही चॉक एंड टॉक वाली स्थिति कि मतलब बोर्ड पे खड़ा हो गया टीचर और चॉक से लिख रहा है और वो अपने से कुछ बोल रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, मतलब बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं, टीचर एक्टिवली काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो विधि है ना ये सबसे पुरानी है और इसमें हम मतलब ये क्या होती है, ये शिक्षक केंद्रित होती है, न कि छात्र केंद्रित होती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट टीचर सेंटर्ड मेथड वेयर द टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर ओरली, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है वो सब्जेक्ट को ओरली प्रेजेंट करता है। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, तो कम समय में अधिक जानकारी दे देना। भाई जब कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ हमको व्याख्यान ही देना है, तो हम बहुत सारे दुनिया भर की बातें 1 घंटे में बता सकते हैं, 45 मिनट में हम पूरे वर्ल्ड की कहानी सुना सकते हैं, है ना। तो ऐसा इसकी विशेषता होती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर की जा सकती हैं। लाभ की बात करें तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त, हाँ 1500, 400
है ना, बच्चे भी बैठे रहें तो उनको आप माइक लगा के आप जो भी अपनी बात कहनी है आप डिलीवर कर सकते हैं। तो सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम, ठीक। सीमाएं क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि छात्र जो है वो निष्क्रिय रहते हैं, स्टूडेंट रिमेन पैसिव। और कक्षा उदाहरण एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए। तो ओजोन परत का महत्व अगर मान लीजिए टीचर को बताना है, ठीक है, तो वो क्या है कि ओजोन परत का महत्व विषय पर कक्षा में भाषण देना। उसमें मतलब आप कुछ करके नहीं, कोई प्रैक्टिकली नहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ स्पीच दे रहे हैं कि ओजोन परत का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसको। तो किसी भी तरह का कोई भी अगर मान लीजिए कहानी सुना रहे हैं या कुछ भी चीज़ें बता रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बस बोर्ड पे हम क्या एक डायग्राम बना के और सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं कि ये देखो ये देखो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसका ये मतलब है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के जो व्याख्यान विधि है वो यही है कि ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है और सबसे पुरानी और शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है। इसमें छात्र जो होता है वो निष्क्रिय रहता है और टीचर जो रहता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि व्याख्यान विधि क्या है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा चर्चा विधि, मतलब डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड क्या चीज़ है इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, चर्चा विधि मतलब डिस्कशन मेथड, इसमें शिक्षक और छात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो डिस्कशन मेथड होता है ना, डिस्कशन किसके बीच होता है, दो लोगों के बीच में। तो एक तरफ टीचर हो गया और एक तरफ छात्र हो गए, ठीक है। छात्र और टीचर दोनों अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं इन्वायरमेंटल के प्रति, जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी समझ है, उसको एक दूसरे से के लिए क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब छात्र कोई प्रश्न करते हैं, फिर टीचर उसका उत्तर देता है, टीचर कोई प्रश्न करता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें चलती है। यह क्या है, यह लोकतांत्रिक विधि है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है कि कुछ पर्टिकुलर छात्रों को ही इसमें बोलने का मौका मिलता है, नहीं, उसमें ये लोकतांत्रिक होती है। मतलब कक्षा में बैठे हर एक छात्र के पास मतलब ये रहता है कि अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। इन दिस टीचर एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज आइडियाज, इट इज़ द डेमोक्रेटिक मेथड। ये क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है। विशेषताओं की बात करें अगर हम, इसके फीचर्स क्या हैं, तो तर्क और चिंतन बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, आप रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन प्रमोट्स होता है। मतलब तार्किक बातें होती हैं और आप मान लीजिए टीचर कोई प्रश्न पूछा तो आप उस पर विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। तो इससे क्या होगा कि छात्रों में तर्क और चिंतन की जो मतलब शक्ति है वो बढ़ती है। लाभ की बात करें, एडवांटेज क्या मिलता है इससे, तो छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। और सीमाएं क्या हैं इसकी, तो समय अधिक लगता है। जाहिर सी बात है कि हर बच्चे के अलग अलग प्रश्न हुए तो उनका उत्तर देने में टाइम लगेगा, तो इसमें समय लगेगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठीक है, सही या गलत है, इस पर अगर मान लीजिए आप डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, इस विषय पे बहस कर रहे हैं कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध सही है या गलत है, तो हर बच्चे का अलग अलग अपना थॉट्स होगा इस पर। कोई कहेगा कि नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, कोई कहेगा नहीं प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब कोई एक टॉपिक ले लीजिए और उस पर आप जो है चीज़ों को मतलब उन बच्चों से डिबेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चर्चा विधि के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि इसमें प्रोजेक्ट आधारित हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को क्या करना है कि प्रोजेक्ट देना है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। यह विधि प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है, ठीक है। छात्र किसी वास्तविक समस्या पर समूह में कार्य करते हैं। जैसे कि छात्र तो क्या करते हैं, आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा मतलब जैसे बीटेक किए होंगे या कुछ भी, कोई भी आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क में आप देखते होंगे कि मतलब एक ग्रुप बनता है ना, 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, मिनिमम 5 बच्चों का या 4 बच्चों का ग्रुप बनता है। तो 4 बच्चों का ग्रुप बनता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो चारों बच्चे हैं ना वो मिलके उस पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक समूह में काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं, ग्रुप बन जाते हैं और सबका अपना अलग अलग प्रोजेक्ट रहता है और उस पर वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर फाइनल में ले जाके अपना जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे परियोजना विधि में क्या होता है कि छात्र जो है समूह में कार्य करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और सारा पेपर वर्क करते हैं और एक मतलब
रिपोर्ट तैयार करते हैं और फाइनली रिपोर्ट जो है टीचर के पास ले जाके सबमिट करते हैं। तो यह बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म, स्टूडेंट वर्क्स इन ग्रुप ऑन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, किसी भी मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बच्चे क्या है ग्रुप में काम करते हैं। विशेषता की बात करें इसमें तो पूर्णतः छात्र केंद्रित होता है, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, जो भी करना है छात्रों को करना है, तो ये पूर्णतः क्या होता है छात्र केंद्रित होता है। एडवांटेज की बात करें अगर हम लाभ की, तो सामाजिक कौशल और टीम वर्क का विकास होता है। जैसे जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आप सोशली कनेक्ट होते हैं लोगों से, उसके बारे में मतलब जानना है, या क्योंकि घर पे तो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपका सामाजिक कौशल डेवलप होगा और टीम वर्क का भी डेवलपमेंट होगा, मतलब एक टीम में रह के कैसे काम करना है इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सीमाओं की बात करें अगर, तो महंगी और संसाधन साध्य, मतलब एक्सपेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, या मतलब भाई प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या है, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट लेना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो सीमाएँ हैं ये क्या है, ये थोड़ा महंगी पड़ती है, इसमें खर्च होता है, कुछ न कुछ पैसे आपके लगेंगे। तो इस तरह से हमने देखा परियोजना विधि के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट क्षेत्र भ्रमण विधि है ना, जिसमें आप क्या देखते हैं कि जो एजुकेशनल टूर होता है ना, जब आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए टूर नहीं होना चाहिए, आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं है ना, तो आपका एजुकेशनल ट्रिप होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है, करवाना चाहिए, पर हर कॉलेज हर स्कूल वाले नहीं करवाते हैं, बट इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि छात्र कक्षा से बाहर निकलकर प्रकृति को प्रत्यक्ष देखते हैं और इससे प्रथम हस्त अनुभव, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी कहते हैं। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, क्लासरूम से बाहर निकलेंगे और आप किसी आउटर जगह पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप चले गए, आप कहीं पे मतलब कोई फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे चले गए है ना, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि प्रकृति के बारे में आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और उससे आपको बहुत क्या होगा कि मतलब प्रकृति के प्रति आपका जो लगाव है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट गो आउट ऑफ द क्लासरूम टू ऑब्जर्व नेचर डायरेक्टली, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये क्या है, ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, किसके लिए, छात्र के लिए। अब यहाँ पे हम क्या है कि अगर विशेषताओं की बात करें, ठीक है, फीचर्स की बात करें इसके, तो वास्तविक जीवन से जुड़ाव, मतलब जो भी हम रियल लाइफ में देखते हैं उससे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। लाभ की बात करें तो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप डायरेक्ट कोई चीज़ देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो वहाँ से जो हमको नॉलेज मिलती है वो क्या होती है, वो स्थायी होती है, वो ऐसे रटने वाली तो होती नहीं है कि रटे हुए हैं और भूल जाएंगे, नहीं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं आँखों से और उसको वहाँ तक जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं। सीमाएँ क्या है इसकी, लिमिटेशंस की बात करें तो सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौती। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 स्टूडेंट हैं। अब 60 स्टूडेंट को टीचर लेके कहीं फील्ड ट्रिप पे गए हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि हर बच्चे की सुरक्षा टीचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और प्रबंधन के लिए भी क्या होता है, चुनौती होता है। क्योंकि मतलब होता है ना कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कुछ भी छोटी मोटी या कोई एक घटना हो गई, किसी बच्चे के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो कॉलेज स्टाफ है, जो प्रबंधन है, वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो इस तरह की इसकी सीमाएँ भी हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं फील्ड ट्रिप वगैरह पे ले जाने से, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्थानीय जल शोधन संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह का दौरा करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब जैसे जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे ले जाएं, या फिर कहीं फॉरेस्ट एरिया में ले जाएं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे बच्चों को क्या है, सीखने का अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, छात्रों के सामने एक पर्यावरणीय समस्या रखी जाती है
और वे वैज्ञानिक चरणों का उपयोग कर उसका समाधान ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, इस पर अपनी राय दीजिए, ठीक है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आपको इसका आंसर मतलब इसका सोल्यूशन खोजना है। तो समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, अब उसको सॉल्व करना है किसको, आपको, तो आप उस पर कैसे काम करेंगे, इसी के बारे में है कि समस्या समाधान विधि। तो एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड एंड स्टूडेंट फाइंड सोल्यूशन यूजिंग साइंटिफिक स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने कोई एक पर्यावरणीय समस्या दी जाती है और आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन वैज्ञानिक आधार पर देना है। विशेषताओं की बात करें इसकी, तो आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है, क्योंकि आप क्रिटिकली उसके बारे में सोचते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। लाभ की बात करें, ठीक है, तो इसका जो लाभ है, भविष्य के लिए निर्णय लेने की क्षमता, मतलब आप डिस्कशन मेकिंग एबिलिटी फॉर फ्यूचर, मतलब जब आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जब आपके अंदर क्या हो कि डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है ना, तो इससे आप क्या करेंगे कि आपका जो मतलब भविष्य में भी आप इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप उसके बारे में डिसीजन लेने में हिचकेंगे नहीं, तुरंत आप उसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले लेंगे। एग्जाम्पल जैसे स्कूल में पानी की बर्बादी को कैसे रोकें, इस पर शोध करना है, ठीक है। तो पानी की बर्बादी को कैसे रोकना है, इस पर आपको क्या करना है, इसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढना है कि साइंटिफिक मतलब जो वैज्ञानिक चरण है उनका उपयोग करना है और ये इसका सोल्यूशन देना है कि हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें, ठीक। तो इस तरह से सिर्फ स्कूल में ही नहीं, कहीं भी अगर बात करें कि पानी की बर्बादी को कैसे रोकना है तो इस पर आपको वर्क करना है। यही आपका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंपैरिजन। तो देखिए सब में तो कंपैरिजन नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक दो जो मेथड्स हैं उनमें हम कंपैरिजन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम जो इम्पोर्टेंट इसमें है ना, जो एग्जाम में आए हुए मेथड्स हैं उन पर हम अलग से वीडियो दे देंगे, क्योंकि जो आपका यूनिट 2 है वो बहुत छोटा है ना। मेनली आप अगर हम कहें तो ये दो वीडियो में आपका पूरा का पूरा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस पर हम और भी वीडियोस 2-3 वीडियोस जो अलग अलग आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में, उन पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकंड यूनिट। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसमें कंपैरिजन देखते हैं किसमें, एक तो आपका प्रोजेक्ट मेथड और दूसरा है आपका लेक्चर मेथड। इन दोनों में क्या करना है, हमें कंपैरिजन देखना है। तो कंपैरिजन देखते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे और आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए ये आपका है पहला, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेंटर में कौन होता है, ठीक है। तो व्याख्यान विधि की बात करें अगर हम लेक्चर मेथड की, तो लेक्चर मेथड में कौन केंद्र में रहता है, शिक्षक। जबकि प्रोजेक्ट या गतिविधि जो होती है, परियोजना विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, ये इसमें कौन केंद्र में रहता है, तो छात्र केंद्रित ये आपका लर्निंग मेथड है, ठीक है। रोल की बात करें तो इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, छात्रों का कोई रोल नहीं होता, जबकि यहाँ पर छात्र क्या होते हैं, एक्टिवली वर्क करते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव, तो यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ है नहीं, जो भी है वो थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। जबकि परियोजना मेथड में क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता ही है, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलता है यहाँ पे। उपयुक्तता की बात करें तो तथ्यों के लिए क्या है, ये फैक्ट है ना, जो तथ्य हैं उनके लिए फैक्ट है, ठीक। नेक्स्ट और आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है ये कौशल विकास के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपको अगर स्किल को डेवलप करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रोजेक्ट मेथड को फॉलो करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड को अगर आप सिर्फ तथ्य आधारित ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लेक्चर मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा इसका कंपैरिजन, किसमें, लेक्चर मेथड और प्रोजेक्ट मेथड में हमने कंपैरिजन देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं पेडागोजिकल कनेक्शन, ठीक है। तो पेडागोजी से एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो देखिए पेडागोजिकल कनेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो विधियां हैं ना, ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का समर्थन करती हैं। कौन, जो भी विधियां हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जहां छात्र अपने ज्ञान
का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, these methods support the ideas of Piaget and Vygotsky where students construct their own knowledge through experience। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गई, डिस्कशन मेथड हो गया, आपका ये क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, तो ये सारे जो मेथड्स हैं ना, इसमें क्या है, इससे स्टूडेंट जो छात्र हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका ज्ञान बढ़ता है इससे। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है, मतलब उनका जो नॉलेज है वो और एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पेडागोजिकल कनेक्शन इसका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे कि हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी उसका हमें क्या निष्कर्ष मिला, ये देखते हैं। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा की कोई एक विधि पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़े उनमें हमने देखा कि लेक्चर मेथड भी था, है ना, लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड के भी तो कुछ बेनिफिट्स है ना। ठीक, अगर मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, अब स्कूल में कोई ऐसा कोई सेमिनार हो रहा है, और सेमिनार में क्या है कि किसी एक्सपर्ट को बुलाया गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जो इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट है उसको बुलाया गया है, तो वो क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल थोड़ी कराएगा, वो तो आपको लेक्चर ही देगा ना, आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा। और वहाँ पे क्या है, पूरे स्कूल के बच्चे अगर बैठे हुए हैं सेमिनार में, लगभग मान के चलिए कि 500 छात्र बैठे हुए हैं या 1000 छात्र बैठे हुए हैं, तो उन सारे छात्रों से प्रैक्टिकल कराना तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि लेक्चर मेथड जो है अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी तरह से प्रोजेक्ट मेथड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सारे जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उन सभी मेथड्स का अपना अपना क्या है, एक इम्पोर्टेंस है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षण विधि जो है उसमें कोई एक विधि पूर्ण नहीं है कि किसी एक विधि को हम फॉलो कर लें और हमें सारा चीज़ मिल जाए, नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। एक प्रभावी शिक्षक को विषय की प्रकृति और छात्रों की रुचि के अनुसार विधियों का मिश्रण अपनाना चाहिए। मतलब एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए कि समझना चाहिए कि छात्रों को किन किन विधियों से पढ़ाया जाए, किन किन विधियों से उनको सिखाया जाए। ज़रूरत पड़े तो आप प्रोजेक्ट मेथड अपनाइए, ज़रूरत पड़े तो आप लेक्चर मेथड अपनाइए, ज़रूरत पड़े तो आप डिस्कशन मेथड अपनाइए, ज़रूरत पड़े तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अपनाइए। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं, मतलब उनको मिश्रित करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हमने देखा कि नो सिंगल मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ परफेक्ट, कोई भी सिंगल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मेथड परफेक्ट नहीं है। एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक, शुड अडॉप्ट एन इलेक्ट्रिक अप्रोच, मतलब मिक्सचर ऑफ मेथड्स। तो यहाँ पे मेथड्स का एक मिश्रण करके बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, मतलब छात्रों का जो जिसमें रुचि हो ऐसे टॉपिक को अपना के, और उनको क्या करना है कि सारे विधियों का एक मिश्रण तैयार करके उसके बारे में बच्चों को बताना मतलब कि उन विधियों को फॉलो करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करना। तो इस तरह से हमने इसका निष्कर्ष देखा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।